तो सबसे पहले थोड़ा बेसिक देख लेते हैं। जब भी हम थर्मोडायनामिक्स के सिस्टम की बात करते हैं तो हमारे पास दो चीजें होती है, एक होता है बच्चों सिस्टम और एक होता है सराउंडिंग। सिस्टम क्या होता है कि वो ऑब्जेक्ट जिस पर आप कुछ ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, चाहे उसका टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर, ये सब चेक कर रहे हो, उसको हम सिस्टम बोलेंगे। और सराउंडिंग का मतलब होता है सिस्टम के अलावा, सिस्टम के बाहर जो भी चीज है वो सराउंडिंग हो गया। तो जो हमारा पूरा यूनिवर्स है वो किससे मिलकर बना होता है? सिस्टम और सराउंडिंग। अब देखो यहां पर जो सराउंडिंग का मतलब वो 10 किलोमीटर दूर की चीज नहीं हुई। सराउंडिंग का मतलब ये हुआ कि बच्चों सपोज आपने एक कंटेनर रखा है जिसमें कुछ लिक्विड भरा है और इस कंटेनर के चारों तरफ का जो एरिया हो गया उसको हम सराउंडिंग बोले। दिस इज सराउंडिंग, दिस इज सिस्टम। क्लियर? तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच कुछ चीजों का एक्सचेंज होता है, जैसे मैटर का एक्सचेंज होता है और एनर्जी का एक्सचेंज होता है। यानी बोलने का मतलब है कि हम सिस्टम की प्रॉपर्टी देखेंगे तो सिस्टम की प्रॉपर्टी सराउंडिंग की वजह से चेंज होती है, इसीलिए हम सिस्टम और सराउंडिंग की बात करते हैं। अब देखो बच्चों, सिस्टम हमारे पास तीन तरह के होते हैं और ये तीन तरह के सिस्टम हमने किस बेसिस पे डिवाइड किए हैं? दोनों के बीच एनर्जी का और मैटर का एक्सचेंज होता है, इसके हिसाब से हम सिस्टम को तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला सिस्टम है हमारे पास ओपन सिस्टम, दूसरा है क्लोज सिस्टम, तीसरा है आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम का मतलब होता है बच्चों जैसे आपने गर्म चाय की प्याली बाहर रख दी है, तो इसमें क्या होता है कि एनर्जी और मैटर दोनों का एक्सचेंज होता है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच। चाय ठंडी हो जाती है, उसका वॉल्यूम भी थोड़ा सा कम हो जाए क्योंकि भाप बन के कुछ चाय ऊपर निकल गई है, चाय ठंडी हो जाती है, इसका मतलब एनर्जी का भी ट्रांसफर हो रहा है। दूसरा बच्चों क्लोज सिस्टम, आपने उस चाय के ऊपर ढक्कन रख दिया तो अब मैटर का ट्रांसफर तो नहीं होता लेकिन एनर्जी का ट्रांसफर होता है। यानी क्लोज सिस्टम में मैटर डज नॉट एक्सचेंज बट एनर्जी कैन एक्सचेंज। तो चाय तो ठंडी हो जाती है लेकिन चाय का वॉल्यूम कम नहीं होगा क्योंकि आपने ऊपर ढक्कन रख दिया है। तीसरा हमारे पास है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब आप ऐसा समझ सकते हो थर्मस। थर्मस में आप चाय भरो और ढक्कन टाइट कर दो, तो चाय जिस टेम्परेचर पर आपने रखी है यानी गर्म रहेगी तो वो शाम तक गर्म रहेगी, तो न तो उसका वॉल्यूम चेंज होगा न तो उसकी एनर्जी चेंज होगी। तो इसको हम बोलते हैं बच्चों आइसोलेटेड सिस्टम, जिसमें एनर्जी और मैटर का ट्रांसफर नहीं होता है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच। क्लियर हो गया? आगे बात करते हैं स्टेट ऑफ सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां पर हम स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन की बात करेंगे। स्टेट ऑफ सिस्टम का मतलब क्या होता है बच्चों? आपने कोई सिस्टम लिया है जिसमें आपने इसके अंदर कोई गैस भरी है, ठीक है, और इस गैस की कुछ आप प्रॉपर्टी मेजर करना चाह रहे हैं, जैसे आप टेम्परेचर मेजर करना चाह रहे हैं, प्रेशर मेजर करना चाह रहे हैं, वॉल्यूम मेजर करना चाह रहे हैं, तो इन प्रॉपर्टी को हम उस सिस्टम की स्टेट बोलेंगे। जैसे हमारा स्टेटस क्या होता है कि भाई हमारे पास गाड़ी कौन सी है, घर कितना बड़ा है, नौकरी कौन सी करते हैं, किस टाइप के रिलेशन है, ये हमारा स्टेटस होगा। उसी तरह किसी सिस्टम का स्टेटस क्या होता है, उसका टेम्परेचर कितना है, प्रेशर कितना है, वॉल्यूम कितना है। अगर आप सिस्टम का टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम कुछ भी चेंज करोगे तो सिस्टम दूसरे स्टेट पे पहुंच जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं बच्चों स्टेट ऑफ सिस्टम। सपोज मान लीजिए ये सिस्टम है तो इसका वॉल्यूम V1 है, प्रेशर P1 है और टेम्परेचर T1 है, तो इसको हम बोलेंगे स्टेट नंबर 1। और आप जो है इसको चेंज करके एक दूसरी स्टेट में पहुंचा दो जिसमें आपने प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर को चेंज कर दिया, तो वॉल्यूम 2 हो गया, प्रेशर 2 हो गया और टेम्परेचर 2 हो गया। दिस इज स्टेट 2। क्लियर हो गया? तो बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। अब देखो स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले आप ये समझ लो कि फंक्शन क्या होता है। जब आप किसी सिस्टम को एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ले जाते हैं तो कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है जो सिस्टम की इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करेगी। आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट में किस तरह पहुंचे हो उस पर डिपेंड नहीं करेगी, लेकिन कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो पाथ पे डिपेंड करते हैं, यानी आपने स्टेट 1 को स्टेट 2 में किस तरह से चेंज किया है। तो इसी बेसिस पे हमारे पास दो फंक्शन आते हैं, यानी फिजिकल प्रॉपर्टी को हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया, एक स्टेट फंक्शन, दूसरा पाथ फंक्शन। तो बच्चों स्टेट फंक्शन वो फिजिकल क्वांटिटी होती है जो फाइनल और इनिशियल स्टेट पे डिपेंड करेगी, यानी ये इस चीज पे डिपेंड नहीं करेगी आपने वो स्टेट कैसे प्राप्त की है। क्लियर हो गया? तो देखो देयर वैल्यूज डिपेंड अपॉन द फाइनल एंड इनिशियल स्टेट ऑफ द फंक्शन, नॉट पाथ। अब ये आपको ध्यान रखना है कौन कौन से स्टेट फंक्शन होते हैं। तो प्रेशर होता है, वॉल्यूम होता है, टेम्परेचर होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है, इवन एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिव्स फ्री एनर्जी एंड इंटरनल एनर्जी। ये सारे स्टेट फंक्शन है, ये पाथ पर डिपेंड नहीं करेंगे। और केवल तीन ही ऐसे फंक्शन है जो पाथ पर डिपेंड करते हैं,
वर्क, हीट एंड हीट कैपेसिटी। बस आप इनको याद कर लो तो बाकी सारे के सारे स्टेट फंक्शन हो जाएंगे। क्लियर हो गया? इससे क्वेश्चन आता है तो इसको ध्यान रखना, वर्क, हीट एंड हीट कैपेसिटी आर पाथ फंक्शन। ये पाथ के चेंज होने पर ये प्रॉपर्टी चेंज होती है। क्लियर? दूसरा बच्चों हमारे पास है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। ये जो अभी आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर, एंट्रोपी, एंथैल्पी, दीज आर नोन एज मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी का मतलब होता है बच्चों की जो किसी सब्सटेंस की बल्क को रिप्रेजेंट करता है। आप देखो दो तरह की मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी होती है, एक होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और दूसरी होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इस पर भी क्वेश्चन आता है कई बार। तो एक्सटेंसिव का मतलब होता है बाहर, इंटेंसिव का मतलब होता है अंदर। तो इसको ऐसे समझो, जो बाहर है वो अमाउंट है, जो अंदर है वो नेचर है। मतलब ये है बच्चों की एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है जो क्वांटिटी और अमाउंट पे डिपेंड करता है, अमाउंट और क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। अगर मैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी की बात करूं तो ये उसकी क्वालिटी पे डिपेंड करेगा और नेचर पे डिपेंड करेगा, वो उसकी अमाउंट पे डिपेंड नहीं करेगा। अब पहले बात करते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कौन से। देखो वॉल्यूम, 10 लीटर का वॉल्यूम अलग है, 5 लीटर का वॉल्यूम अलग है, ठीक है। अमाउंट क्वांटिटी पे डिपेंड करेगी। एंथैल्पी, एंट्रोपी एंड गिव्स फ्री एनर्जी ऑल्सो डिपेंड क्वांटिटी, और इंटरनल एनर्जी, हीट कैपेसिटी, ये बच्चों एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। वहीं मैं बात करूं इंटेंसिव प्रॉपर्टी की, जो कि नेचर और क्वालिटी पे डिपेंड करेगी। प्रेशर, टेम्परेचर, भाई 10 लीटर का भी टेम्परेचर उतना ही होगा, 1 लीटर का भी टेम्परेचर उतना, तो क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। बॉइलिंग पॉइंट भी 10 लीटर का बॉइलिंग पॉइंट उतना होगा जितना 1 लीटर का हो गया। इसी तरह फ्रीजिंग पॉइंट होगा, रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स होगा, विस्कोसिटी, डेंसिटीज, सरफेस टेंशन एंड स्पेसिफिक हीट। क्लियर हो गया? अच्छा, यहाँ हीट कैपेसिटी अलग है, स्पेसिफिक हीट अलग है, ध्यान रखना है ना। तो ये दोनों इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पूछी जाती है जेईई और नीट में। क्लियर हो गया? नेक्स्ट हमारे पास है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है ऐसी स्टेट जहां पर रिएक्टेंट प्रोडक्ट के बराबर हो जाता है, लेकिन किस चीज में बराबर? देखो अच्छा, यहां पर क्या होता है, ये टेम्परेचर नहीं लिखा है बच्चों, यहां पर टाइम होना चाहिए, है ना, गलती से टेम्परेचर लिख दिया। आपने एक रिएक्टेंट लिखा, उसको प्रोडक्ट में चेंज कर दिया। तो देखो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती। इसका वॉल्यूम भी सेम होगा तो इसका वॉल्यूम भी सेम होना चाहिए, है ना। इसका प्रेशर भी सेम होगा तो इसका प्रेशर भी सेम होना चाहिए। तो फिजिकल क्वांटिटी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की टाइम के हिसाब से चेंज नहीं होती है, तब हम इसको थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम बोलेंगे। केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन टाइम के हिसाब से चेंज नहीं होती, तो वो केमिकल इक्विलिब्रियम हुआ। क्लियर? दूसरा हम बात करते हैं बच्चों थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस। तो जब एक सिस्टम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाता है तो वहां पर जो फिजिकल क्वांटिटी चेंज होती है उसको हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस। तो कुछ ना कुछ फिजिकल क्वांटिटी आप चेंज करेंगे, उसका टेम्परेचर चेंज करेंगे, उसका प्रेशर चेंज करेंगे, उसका वॉल्यूम चेंज करेंगे, तो वो क्या हुआ? प्रोसेस। अब देखो बच्चों थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस हमारे पास कितनी है? ये है 4। एक होता है आइसोथर्मल, दूसरा होता है एडायबेटिक, तीसरा होता है आइसोकोरिक एंड चौथा होता है एसोबैरिक। यानी हम 4 तरीके से एक स्टेट को दूसरी स्टेट में चेंज कर सकते हैं। तो यहां पर हम इस्तेमाल करने वाले बच्चों फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो होता है डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। डब्ल्यू का मतलब होता है वर्क डन, क्यू का मतलब होता है हीट, और डेल्टा यू का मतलब होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ये सबको मालूम होगा ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। देखो ये जो मैंने 4 प्रोसेस लिखी है, इसमें हम एक चीज को कांस्टेंट रख के एक स्टेट को दूसरी स्टेट में ले जाएंगे। तो आइसोथर्मल कांस्टेंट में हम जो कांस्टेंट रखने वाले हैं वो बच्चों किसको रखने वाले हैं? यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो बच्चों वहां पर इंटरनल एनर्जी चेंज क्या होगा? 0 होगा, उसकी इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा? 0 इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, यानी जो हीट है वो किसके बराबर हो जाएगी? माइनस डब्ल्यू के बराबर हो जाएगी। तो इसके साइन पूछे जाते हैं कई बार। क्लियर हो गया? दूसरा होता है बच्चों हमारे पास एडायबेटिक प्रोसेस। एडायबेटिक प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जहां पर हीट एक्सचेंज 0 होता है, यानी नो हीट एक्सचेंज। नो हीट एक्सचेंज का मतलब Q इक्वल टू 0 हो गया। तो जब Q इक्वल टू 0 हो गया तो डेल्टा U किसके बराबर हो जाएगा बच्चों? W के बराबर हो जाएगा। और एक चीज आपने हमेशा याद रखना है, जब किसी प्रोसेस में हीट का एक्सचेंज नहीं होता है तो उसका जो एंट्रोपी चेंज है वो भी 0 होता है। और जब बच्चों एंट्रोपी चेंज 0 होता है तो इस प्रोसेस को हम आइसो एंट्रोपिक भी बोलते हैं।
आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस। क्लियर? तो दोनों एक ही चीज है, एडियाबेटिक और आइसोएंट्रोपिक। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस में हम क्या कांस्टेंट रखते हैं? वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हैं। वॉल्यूम विल बी कांस्टेंट, यानी जो हमारे पास डेल्टा वी है वो क्या हो जाएगा? जीरो। डेल्टा वी है ना, डेल्टा वी बच्चों जब जीरो होता है तो वर्क डन भी जीरो होता है। आपको मालूम होगा W इक्वल टू जीरो, जैसे आपने पढ़ा होगा ना, P डेल्टा V इक्वल टू W। तो डेल्टा V जीरो हो गया तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। जब वर्क डन जीरो हो जाएगा तो बच्चों जो इंटरनल एनर्जी चेंज है वो किसके बराबर हो जाएगा? वो हो जाएगा हीट के बराबर हो जाएगा। क्लियर हो गया? ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है आइसोबैरिक। आइसोबैरिक का मतलब होता है क्या कांस्टेंट रखने वाले हैं हम इस प्रोसेस में? इस प्रोसेस में हम प्रेशर को कांस्टेंट रखने वाले हैं। तो बच्चों यहां पर जो है P इक्वल टू जीरो हो जाएगा। और बच्चों जब P इक्वल टू जीरो होता है लेकिन वर्क डन कुछ ना कुछ होता है, क्योंकि वॉल्यूम जीरो नहीं है, तो यहां पर हमारे पास एक नई इक्वेशन निकल के आती है Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। तो ये यहां पर आपको देखना है। क्लियर हो गया? तो बच्चों ये चारों प्रोसेस में डेल्टा U, Q और W किस तरह से चेंज होता है ये आपको देखना है। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर हो गया? चलो, अब ये जो चारों प्रोसेस मैंने आपको बताई इसका एक ग्राफ बनता है, तो ग्राफ मैं आपको बता देता हूं। ग्राफ किस किस के बीच बनेगा बच्चों? यहां पर हम रखेंगे प्रेशर और यहां पर हम रखेंगे वॉल्यूम। ठीक है, देखो इस तरह ग्राफ बनता है, इसमें इस तरह का ग्राफ बनता है। तो यहां पर देखो प्रेशर कांस्टेंट है, तो प्रेशर कांस्टेंट है इसका मतलब ये आइसोबैरिक होने वाला है, ऊपर वाली लाइन। और यहां पर बच्चों वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसका मतलब ये खड़ी वाली जो लाइन है वो है हमारे पास आइसोकोरिक। और ये वाली लाइन है, ऊपर वाली लाइन है, इसको हम बोलते हैं बच्चों आइसोथर्मल। और ये नीचे वाली लाइन है, इसको हम बोलते हैं एडियाबैटिक। ठीक है, तो इस तरह से थोड़ा ग्राफ के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अब बात करते हैं बच्चों इंटरनल एनर्जी। तो हर किसी सिस्टम के पास टोटल जो एनर्जी होती है, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, इलेक्ट्रॉन वाली एनर्जी हो या कोई भी एनर्जी हो, तो जो टोटल एनर्जी किसी सिस्टम के पास होती है उसको हम बोलते हैं बच्चों इंटरनल एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम। और इंटरनल एनर्जी किस तरह से चेंज होती है? जब उसमें हीट दी जाती है या उससे हीट निकलती है, उसके अंदर वर्क किया जाता है या वो वर्क करता है, और जब कोई मैटर उसके अंदर जाता है या वहां से मैटर बाहर निकलता है, तब जाके यहां पर इंटरनल एनर्जी का चेंजेस होता है। ठीक है, और बच्चों देखो यहां पर एक पिस्टन लगा हुआ सिलेंडर है और ये एक सिस्टम है, दिस इज कॉल्ड सिस्टम। ठीक है, और यहां पर सिस्टम कुछ वर्क कर रहा है, तो इंटरनल एनर्जी चेंजेस क्या होगा जब सिस्टम वर्क करता है? देखिए ये फॉर्मूला होता है डेल्टा U इक्वल टू Q माइनस W। डेल्टा U इक्वल टू Q माइनस W। ठीक है, और यहां पर W का साइन माइनस है, इसका मतलब क्या हुआ? यहां पर सिस्टम वर्क कर रहा है। अगर बच्चों यहां पर मैं लिखता डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W, तो W का साइन प्लस है, इसका मतलब सिस्टम पर काम किया जा रहा है। तो ये दोनों चीजें W के साइन पर डिपेंड करती है। तो आपको बस ये ध्यान रखना है, ये याद रखना है, ये याद रखना है। ठीक है ना? चलो, तो यहां पर जो है Q का मतलब क्या है? हीट ट्रांसफर टू द सिस्टम। W का मतलब क्या है? वर्क डन बाय द सिस्टम। देखो सिस्टम वर्क कर रहा है तो W का साइन प्लस होगा, अगर सिस्टम पर वर्क किया जाता है W का साइन माइनस होता है। और डेल्टा U का मतलब मैंने आपको बताया चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो ये बच्चों थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ भी कहलाता है। अगर वर्क डन बाय द सिस्टम हो तो W का साइन माइनस होगा। ठीक है, और वर्क डन ऑन द सिस्टम हो तो W का साइन प्लस होगा। क्लियर? देखो बच्चों अगर हम किसी सिस्टम को एनर्जी देते हैं तो उसकी एनर्जी बढ़ती है, तो इसका मतलब वो प्लस में जाता है। अगर सिस्टम काम करता है तो सिस्टम की एनर्जी घटती है, इसलिए W का साइन माइनस हो गया। क्लियर हो गया? नेक्स्ट हमारे पास है वर्क। तो मैं आपको थोड़ा वर्क का कुछ कैलकुलेशन बताता हूं और किस तरह से W का साइन हम चेंज करते हैं ये बताता हूं। मान लीजिए हमारे पास ये सिलेंडर है और इस पर एक पिस्टन लगा हुआ है इस तरह से। ठीक है, और यानी ये पिस्टन जो है इस सिलेंडर के अंदर भरी हुई गैस पर प्रेशर लगा रहा है। ठीक है, अच्छा इसका जो प्रेशर है वो PM मान लेते हैं और ये जो गैस है इसका वॉल्यूम हम V मान लेते हैं। ठीक है, अगर देखो बच्चों प्रेशर ज्यादा हुआ और अंदर जो गैस है उसका भी कुछ ना कुछ प्रेशर होगा, इसको हम P1 मान ले, इसको P2 मान ले, तो ऊपर से प्रेशर ज्यादा है और अंदर का प्रेशर कम है, तो क्या होगा? ये वॉल्यूम कम हो जाएगा, ये नीचे खिसक जाएगा इस तरह से। ये हुआ ना? तो पहले था वॉल्यूम V1 और अब था वॉल्यूम V2। तो इसको हम बोलते हैं बच्चों
वर्क ऑन द सिस्टम। क्लियर हो गया? तो जो वर्क है वो हम कैसे पता करेंगे? P इंटू डेल्टा वी, और डेल्टा वी का मतलब क्या है? चेंज इन वॉल्यूम। अब दूसरी कंडीशन समझो, अगर बच्चों प्रेशर ऊपर कम है, बाहर का प्रेशर कम है और अंदर का प्रेशर ज्यादा है, तो अब क्या होगा? वॉल्यूम बढ़ जाएगा, है ना? ये पिस्टन को ऊपर धकेल देगा। तो अब हम इसको मान सकते हैं ये V2 हुआ, इधर का V2, ये इधर का V2। तो यहां पे हुआ बच्चों कंप्रेशन, कंप्रेशन, और यहां पर हुआ एक्सपेंशन। ये तो हुआ ना एक्सपेंशन, ठीक है। तो कंप्रेशन में क्या होता है बच्चों? V1 ज्यादा होता है और V2 कम होता है, और एक्सपेंशन में क्या होता है बच्चों? V2 ज्यादा होता है और V1 कम होता है। इतना आप समझो। क्लियर हो गया? W इक्वल टू P इंटू डेल्टा वी, ये वर्क डन होता है। अब बात करेंगे बच्चों वर्क डन बाय द सिस्टम और वर्क डन ऑन द सिस्टम। ठीक है, तो देखो यहां पर एक फॉर्मूला निकल के आता है, W इक्वल टू माइनस P इंटू डेल्टा वी। अगर बच्चों यहां पर एक्सपेंशन होता है, इफ एक्सपेंशन अकर, अच्छा एक्सपेंशन कब होगा? जब वॉल्यूम बढ़ेगा, ये तो हुआ ना। तो एक्सपेंशन कब होगा बच्चों? जब V2 किसके बराबर होगा? सॉरी, V2 किससे ज्यादा होगा? V1 से ज्यादा होगा। तो हम यहां पर लिख सकते हैं W इक्वल टू माइनस P और V2 माइनस V1। ठीक है, तो V2 माइनस V1 होगा, तो बच्चों इसकी वैल्यू क्या आने वाली है? इसकी वैल्यू आने वाली है पॉजिटिव। जब इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो W क्या, W का साइन क्या हो जाएगा? नेगेटिव। क्लियर? तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि वर्क डन बाय द सिस्टम, ये तो हुआ वर्क डन बाय द सिस्टम। सिस्टम ने वर्क किया क्योंकि उसने पिस्टन को ऊपर धकेल दिया, एक्सपेंशन किया, तो बच्चों W का साइन क्या होता है? माइनस होता है। क्लियर? अब दूसरी चीज समझो, वही कहानी फिर W इक्वल टू माइनस P डेल्टा V। ठीक है, अगर यहां पे कंप्रेशन हुआ, कंप्रेशन हुआ, कंप्रेशन कब होगा? जब ऊपर का प्रेशर ज्यादा होगा और अंदर की गैस का प्रेशर कम होगा। तो बच्चों यहां पर क्या होगा? देखो माइनस इक्वल टू माइनस P, और डेल्टा V को हम कैसे लिखेंगे? V2 माइनस V1। लेकिन बच्चों इस समय V1 ज्यादा है ना, क्योंकि पहले वॉल्यूम ज्यादा था, बाद का वॉल्यूम कम हो गया, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू आएगी माइनस, और माइनस इंटू करके क्या हो जाएगा? प्लस। तो W की वैल्यू क्या आने वाली है? प्लस साइन। तो इसका मतलब यहां पर क्या हो रहा है? वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो यहां पर सिस्टम पर वर्क किया जा रहा है, इसलिए W का साइन प्लस हो गया, और जब सिस्टम वर्क करता है तो W का साइन माइनस हो जाता है। क्लियर हो गया? तो W के साइन में आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है, अब मैं एक चीज आपको बताता हूं, फॉर आइसोथर्मल रिवर्स एक्सपेंशन, कई बार पूछा जाता है फॉर आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का मतलब बच्चों क्या होता है? वर्क डन बाय द सिस्टम, और आइसोथर्मल का मतलब क्या होता है? यहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट कर रहे हैं, तो हम जो गैस है वो जोर लगा रही है ऊपर की तरफ, एक्सपेंशन हो रहा है। तो यहां पर फॉर्मूला बनता है बच्चों W इक्वल टू माइनस 2.303 nRT, और ये होता है बच्चों log V2 बटे V1। क्लियर हो गया? यहां पर V2 ज्यादा है और V1 कम है, ध्यान रखना है ना, एक्सपेंशन हो रहा है। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। और अगर इसको प्रेशर के फॉर्म में लिखना चाहो तो क्या होगा बच्चों? माइनस 2.303 nRT log P1 बाई P2। ध्यान रखना, वॉल्यूम ज्यादा होगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। P1 V1 इक्वल टू P2 V2 से। क्लियर? तो इन दो फॉर्मूला को आपने याद रखना है ताकि आप कैलकुलेशन आराम से कर सको। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों एंथैल्पी। बच्चों जो हमारी मोस्ट ऑफ रिएक्शन है वो कांस्टेंट प्रेशर पे की जाती है, ओपन कंटेनर में होती है। तो जब रिएक्शन ओपन कंटेनर में होती है तो प्रेशर कांस्टेंट होता है, तो जो भी उसका एनर्जी चेंज होगा उसको हम एंथैल्पी बोलेंगे। तो एंथैल्पी की डेफिनेशन क्या हुई? हीट एब्जॉर्ब्ड या इवॉल्व्ड एट कांस्टेंट प्रेशर इज आल्सो कॉल्ड हीट ऑफ द रिएक्शन या एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। कोई भी आपने रिएक्शन की, उसमें जो भी हीट एब्जॉर्ब हो रही है या इवॉल्व हो रही है उसको हम बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। और इसको हम बच्चों डेल्टा आर
H से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो QP, Q का मतलब होता है हीट और P का मतलब होता है कांस्टेंट प्रेशर। तो कांस्टेंट प्रेशर पर जो हीट चेंज होता है उसको हम बोलते हैं एंथैल्पी चेंज। और बच्चों देखो कांस्टेंट वॉल्यूम पर चेंज होता है उसको हम बोलते हैं इंटरनल एनर्जी चेंज। और इन दोनों को जब हम जोड़ देते हैं तो ऐसा बनता है, देखो H इक्वल टू U प्लस P डेल्टा B। तो बच्चों आप देखो इसको हम कैसे लिखने वाले हैं, इसको हम लिखने वाले हैं डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी को निकालने का, ठीक है। और सीधी सी बात है, अगर आपको इंटरनल एनर्जी निकालना है तो डेल्टा U इक्वल टू डेल्टा H माइनस P डेल्टा V। क्लियर हो गया। तो इन दोनों फॉर्मूले से आप इंटरनल एनर्जी निकाल सकते हो। एक से आप इंटरनल एनर्जी निकालोगे, एक से आप एंथैल्पी निकालोगे। एंथैल्पी दी होगी तो इंटरनल एनर्जी निकाल ली, इंटरनल एनर्जी दी होगी तो एंथैल्पी निकाल ली है। क्लियर। अब देखो बच्चों, आपको मालूम होना चाहिए कि दो टाइप के हमारे पास रिएक्शन होते हैं, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में जो डेल्टा H होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है ना, हम इसको लिखेंगे माइनस डेल्टा H, ठीक है। और एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी तो वहां पर डेल्टा H क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए, मैंने आपको रिएक्शन में भी बताया था, ठीक है। अब देखो बच्चों, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, देखो हमने अभी क्या किया था, वॉल्यूम कांस्टेंट का मतलब डेल्टा V इक्वल टू जीरो। तो डेल्टा V इक्वल टू जीरो होगा तो बच्चों जो डेल्टा H होगा वो किसके बराबर होना चाहिए, डेल्टा U के बराबर होना चाहिए बस। तो इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी दोनों एक हो जाएंगे अगर डेल्टा V जीरो है। क्लियर हो गया ऊपर वाला फॉर्मूला आप देखो। तो ये था बच्चों हमारे पास एंथैल्पी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है उसको आप इस फॉर्मूले से निकालोगे। देखो डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT। ये कहां से आया बच्चों हमारे पास, ये आया PV इक्वल टू NRT से, ठीक है। और हमने PV की जगह में क्या लिखा, डेल्टा NGRT, ठीक है। P हमारे पास था ना, देखो अभी क्या फॉर्मूला था, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। तो P डेल्टा V की जगह में आपने क्या लिख दिया, NRT। तो अब हमारे पास पहुंच गया NGRT। क्लियर हो गया इस तरह से। अब देखो बच्चों यहाँ पर जो डेल्टा NG है इसका मतलब क्या हुआ, डेल्टा NG का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो डेल्टा NG का मतलब होता है N2 माइनस N1, और N2 क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसियस प्रोडक्ट और नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। क्लियर हो गया। इस तरह से हम डेल्टा एनजी की वैल्यू पता करेंगे तो किसी भी रिएक्शन के हम जो है एंथैल्पी चेंज का मालूम कर सकते हैं। क्लियर हो गया। तो बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी का मतलब होता है, देखो अगर मान लीजिए कोई आपके पास सिस्टम हो, ये सिस्टम है और इसमें आप हीट ट्रांसफर कर रहे हैं, तो इस सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा। तो चेंज इन टेम्परेचर ऑफ ए सिस्टम बाय सप्लाइंग ऑफ हीट इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी का मतलब होता है मेजरमेंट ऑफ हीट ट्रांसफर टू द सिस्टम। ये तो है ना, यानी कितनी हमने हीट इस सिस्टम को ट्रांसफर की है उसका मेजरमेंट हीट कैपेसिटी होगा। और मेजरमेंट कैसे करेंगे कि इसका टेम्परेचर कितना बढ़ा है, सीधी सी बात है ना भाई, हीट ट्रांसफर करोगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा। अब देखो जब आप किसी सिस्टम को हीट देते हो तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो मान लीजिए कि इस सिस्टम का पहले टेम्परेचर था T1 और अब पहुंच गया इसका टेम्परेचर T2। तो इसका मतलब जो टेम्परेचर चेंज हुआ वो क्या हुआ, डेल्टा T। तो हम ये बोल सकते हैं कि हीट इज डायरेक्टली कॉरेस्पॉन्ड टू द डेल्टा T, यानी रेज इन टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। क्लियर हो गया। अब इसको अगर इक्वल टू लगाना आपको तो Q इक्वल टू C इंटू डेल्टा T। और बच्चों जो C है वो एक तरह का कांस्टेंट है और उस कांस्टेंट को हम क्या बोलेंगे, हीट कैपेसिटी। और बच्चों हीट कैपेसिटी किस पे डिपेंड करती है, हीट कैपेसिटी डिपेंड करती है उस सिस्टम के साइज पे, उसके कंपोजिशन पे, उसके नेचर पे डिपेंड करती है। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। और अगर हम हीट कैपेसिटी को निकालना चाहिए तो हीट कैपेसिटी इक्वल टू Q बाई डेल्टा T, इससे भी आप पता कर सकते हो। ठीक है, Q क्या हुआ, हीट हो गया, डेल्टा T क्या हुआ, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। अच्छा एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जो C है वो डायरेक्टली डिपेंड करती है N पर। N का मतलब होता है बच्चों अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो अब जो नया फॉर्मूला निकल के आया हमारे पास वो आया बच्चों Q इक्वल टू M
इंटू सी इंटू डेल्टा टी, इसको भी आप ध्यान में रखना। अब बात करते हैं बच्चों स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट, जहां पर हमने स्पेसिफिक हीट का मालूम कर दिया तो सीधी सी बात है वहां पर हमने क्वांटिटी को फिक्स कर दिया। तो किसी सिस्टम के 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बनाने में जो भी हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम बोलेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और अगर मैं मोलर हीट कैपेसिटी की बात करूं तो 1 ग्राम की जगह क्या हो जाए बच्चों, 1 मोल सब्सटेंस। तो 1 मोल सब्सटेंस के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बनाने में जो भी हीट की जरूरत पड़ती है उसको हम बोलेंगे मोलर हीट कैपेसिटी। क्लियर हो गया? तो यहां पर देखो स्पेसिफिक हीट का मतलब हमने एक यहां पर सब्सटेंस लिया, इस सब्सटेंस का वजन था 1 ग्राम और यहां से आपने कुछ हीट इसको ट्रांसफर की और इस सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड दिया। तो इस अमाउंट ऑफ हीट को हम बोलेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और दूसरी तरफ लो आप 1 मोल सब्सटेंस लो, है ना, और हीट उसको ट्रांसफर करो और उसका टेम्परेचर आप बढ़ा दो 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो भी अमाउंट ऑफ हीट होगी उसको हम बोलेंगे मोलर हीट कैपेसिटी। क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ो। अब देखो बच्चों टाइप्स ऑफ हीट कैपेसिटी क्या होती है। तो 2 तरह की हीट कैपेसिटी एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। तो कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब हीट कैपेसिटी C और कांस्टेंट वॉल्यूम का CV, और हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर CP। तो CP और CB पूछा जाता है। तो CV का मतलब हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है बच्चों, तो देखो अब हमारे पास जो फॉर्मूला था वो था हमारे पास Q इक्वल टू C इंटू डेल्टा टी। ठीक है, तो अगर हम इसको CP और CV की फॉर्म में देखें तो ये हो जाएगा बच्चों QV इक्वल टू CV इंटू डेल्टा टी। ठीक है, और QP इक्वल टू CP इंटू डेल्टा टी, ऐसा लिख सकते हैं हम। ठीक है, अब देखो बच्चों जो QV है वो डेल्टा U के बराबर होता है और जो हमारे पास QP है यानी हीट इन कांस्टेंट प्रेशर वो किसके बराबर होता है, डेल्टा H के बराबर होता है, चेंज इन एंथैल्पी के बराबर होता है। तो हम किसको कैसा लिख सकते हैं, देखो डेल्टा U इक्वल टू CV इंटू डेल्टा टी और डेल्टा H इक्वल टू CP इंटू डेल्टा टी, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, और हमारे पास अभी जो हमने एंथैल्पी वाला फॉर्मूला लिखा था डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। तो नेक्स्ट बच्चों इस फॉर्मूले को हम ऐसा भी लिख सकते हैं डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस बिकॉज PV इक्वल टू RT। ठीक है, इससे हमने पता किया है। ठीक, अब देखो डेल्टा H की जगह में हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा H की जगह में हम लिख सकते हैं CP डेल्टा T इक्वल टू CV डेल्टा T प्लस R डेल्टा T। ठीक है, तो यहां पर डेल्टा टी सब में कॉमन है तो ये हो जाएगा बच्चों CP इक्वल टू CV प्लस R, CP माइनस CV इक्वल टू R। ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अच्छा इसमें आपको एक चीज और पढ़नी है, तो ये हमारे पास CV और ये CP यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, अब बच्चों देखो यहाँ पर रेशियो पूछा जाता है कई बार, रेशियो ऑफ CP बाई CV। तो देखो यहाँ पर जो है मैं 3 टाइप की गैस ले रहा हूं, मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक एंड ट्राई एटॉमिक। तो मोनो एटॉमिक गैस कौन सी हुई, हीलियम और आर्गन। डाई एटॉमिक गैस कौन सी हुई, जैसे O2 N2 H2। ट्राई एटॉमिक गैस कौन सी हुई, जैसे CO2 एंड H2S। ठीक है, इनके लिए CP बाई CV का रेशियो क्या होने वाला है देखो बच्चों। तो मोनो एटॉमिक के लिए होता है 5/3 यानी 1.66, इसके लिए होता है बच्चों 7/5 यानी 1.40 और इसके लिए होता है बच्चों 9/7 यानी 1.30। तो ये याद रखना आपको बस। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। जैसे मैंने आपको बोला था कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को हम जो है किस तरह से डिनोट करते हैं, डेल्टा RH इस तरह करते हैं। ठीक है, और अलग अलग टाइप की हमारे पास एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होती है। ठीक है, तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों, किसी रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब्ड या हीट इवॉल्व्ड जितनी होती है उसको हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, और इसको हम जो है डेल्टा RH से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो बच्चों एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आपको किसी रिएक्शन की कैसे निकालनी है, सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। सीधी सी बात है, तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आपके पास डायरेक्ट आ जाएगा। अगर मैं बात करूं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, तो इसमें जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है वो अपनी स्टैंडर्ड कंडीशन में होने चाहिए। स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब क्या होता है बच्चों, कि जो सब्सटेंस आप ले रहे हो वो अपनी प्योरेस्ट स्टेट में होना चाहिए और मोस्ट स्टेबल फॉर्म होना चाहिए।
और सबसे इंपॉर्टेंट टेम्परेचर कितना हो जाए 298 केल्विन और प्रेशर 1 बार होना चाहिए, बस ये स्टैंडर्ड की बात होगी। 4 टाइप की हमारे पास एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है, वैसे बहुत टाइप की लेकिन 4 इंपॉर्टेंट है। एक तो बच्चों एंथैल्पी ऑफ कंबशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ ऑटोमाइजेशन, बस यहाँ पर चेंज करते जाओ है ना, 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। देखो सबसे पहले एंथैल्पी ऑफ कंबशन, तो सीधी सी बात है कि एंथैल्पी ऑफ कंबशन का मतलब होता है एक मोल सब्सटेंस को कंप्लीटली बर्न करने के लिए जो एंथैल्पी चेंज होती है उसको हम बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ कंबशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखो बच्चों हमारे पास C और O2 है, तो हमने बना 1 मोल CO2, तो एंथैल्पी चेंज कितना होगा -393.5 किलो जूल पर मोल। माइनस साइन लगा, इसका मतलब रिएक्शन क्या होगी, एक्सोथर्मिक। अच्छा, कई बार ऐसा पूछा जाता है कि बच्चों 1 मोल CO2 के लिए एंथैल्पी चेंज इतना है, तो इतने ग्राम CO2 बनाने में कितनी एंथैल्पी चेंज होगी। तो सपोज उन्होंने पूछा है कि 35.2 ग्राम बनाने में कितनी हीट रिलीज होती है, तो सीधी सी बात है 1 मोल का वजन कितना होता है 44 ग्राम, तो आप कर लोगे ना, तो आंसर हो जाएगा बच्चों -393.5 बटे 44 गुणा 3.52 और ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरह भी क्वेश्चन आप कर सकते हो। ये और भी है, देखो H2 प्लस हाफ O2 इक्वल टू H2O, 1 मोल H2O हमने बर्न किया तो एंथैल्पी चेंज इतना आया। ठीक है, ये देखो एथेन को बर्न करने में CO2 और H2O मिलता है तो एंथैल्पी चेंज इतना आता है, सिंपल सी बात है। दूसरा बच्चों हमारे पास है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। फॉर्मेशन का मतलब होता है 1 मोल सब्सटेंस हमको बनाना है। देखो एंथैल्पी चेंज 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स एलिमेंट अंडर गिवन कंडीशन। अच्छा देखो बच्चों, अगर कंडीशन ऐसी हो यानी टेम्परेचर 298 केल्विन हो और प्रेशर 1 बार हो, तो वो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हो जाएगा। तो स्टैंडर्ड के लिए हम क्या करेंगे, बस H के ऊपर एक नॉट लगा देंगे, स्टैंडर्ड की बात हो गई। क्लियर हो गया। तो देखो हमने क्या करना है, बेंजीन बनाना है, तो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बेंजीन बनता है, तो 1 मोल ऑफ बेंजीन बनाने में इतनी एनर्जी लगती है। क्लियर हो गया। तो प्लस साइन है, इसका मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन है। देखो वाटर बनाना है तो इतनी एनर्जी लगती है। और यहां पर देखो बच्चों एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर 2 मोल बनाने में इतनी एनर्जी लगती है तो 1 मोल बनाने में इसका जस्ट हाफ हो जाएगा ऊपर की तरह। क्लियर हो गया। उसके बाद है एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, इससे एक बार क्वेश्चन आया था। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब है जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं और सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, सीधी सी बात है। तो एंथैल्पी चेंज 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज न्यूट्रलाइज्ड बाय द बेस, 1 ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है बच्चों, देखो अब NaOH और HCl दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो NaCl और H2O बनेगा। तो इसका बच्चों ध्यान रखना, हमेशा जो एंथैल्पी चेंज होती है वो फिक्स होती है, -57.1 किलो जूल पर मोल। इसको याद रख लो। जब कोई स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो जो एंथैल्पी चेंज होता है वो फिक्स होता है, कितना 57.1 kg पर मोल। बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक्चुअल में जो एंथैल्पी चेंज होता है वो किसके बराबर होता है, वो बच्चों H और OH के कॉम्बिनेशन से जो वाटर बनता है वो भी सेम आता है। ये तो होता है हमेशा, वाटर तभी तो बना। अच्छा देखो यहाँ पर कुछ पॉइंट आपको नोट करने हैं। द एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस इज ऑलवेज कांस्टेंट, कितना -57.1 kg पर मोल। इसका रीजन क्या है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस कंप्लीटली आयोनाइज्ड होते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन में। अगर आपने कोई वीक एसिड या वीक बेस लिया और उसका आयोनाइजेशन करवाया तो वो इनकम्प्लीट आयोनाइजेशन होगा। तो बच्चों जब आप अगर कोई वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस हो या स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस हो, यानी दोनों में से कोई वीक हो जाए, तो उसकी जो एंथैल्पी चेंज है वो सर्टेनली 57.1 kg से कम ही आएगी। ऑलवेज ध्यान रखना, कम ही होने वाली, ऊपर नहीं जाएगी। जैसे सपोज आप एसिडिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस, एसिडिक एसिड वीक एसिड है ना, तो वीक एसिड आ गया, इसका मतलब 57 से कम ही है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है एंथैल्पी ऑफ ऑटोमाइजेशन। ऑटोमाइजेशन का मतलब क्या हो बच्चों, देखो जब आप 1 मोल सब्सटेंस को डिसोसिएट करते हो उसके गैसियस एटम में, तोड़ दिया आपने, H2 को तोड़ दिया 2H में, तो वो हो गया एंथैल्पी ऑफ ऑटोमाइजेशन। ठीक है, देखो Cl2 को तोड़ दिया Cl में, ऐसे भी लिख सकते हैं आप Cl2 एंड 2Cl, तो ये गैस है और ये भी गैस है ना। तो जो भी एंथैल्पी चेंज होगा बच्चों वो होता है हमारे पास एंथैल्पी ऑफ ऑटोमाइजेशन। और देखो आप यहां पर बॉन्ड तोड़ रहे हो तो आपको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, इसका मतलब एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होगा, हमेशा एंडोथर्मिक होगा, प्लस साइन होगा डेल्टा H का। क्लियर हो गया। उसी तरह देखो सोडियम को आप सॉलिड से सोडियम गैस बना रहे हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंथैल्पी चेंज इन फेज ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है बच्चों, देखो 3 हमारे पास है फेज ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। एक होता है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन,
दूसरा होता है वेपोराइजेशन, तीसरा होता है सब्लिमेशन। तीन ही पॉसिबल है। फ्यूजन में क्या होता है? फ्यूजन का मतलब होता है बच्चों जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है ना, देखो वन मोल ऑफ सॉलिड सब्सटेंस ट्रांसफॉर्म इनटू लिक्विड स्टेट, इट्स मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट का ध्यान रखना है। जैसे देखो ये हमारे पास आइस था और ये यहां बार पानी बन गया है ना, तो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन कितना होगा? 6.0 kJ पर मोल। क्लियर हो गया? तो यहां पर फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। दूसरा हमारे पास है एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन में क्या होता है? सीधी सी बात है कि एक मोल लिक्विड सब्सटेंस ट्रांसफॉर्म इनटू इट्स वेपर स्टेट एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो लिक्विड को आप गर्म करो और गैस बना दो, तो ये भी प्लस में आएगा क्योंकि आप एनर्जी को देना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। और सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है? जब एक सॉलिड सब्सटेंस सीधे ट्रांसफॉर्म होता है अपने वेपर फॉर्म में बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, तो आयोडीन सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर हो गया? तो यहां पर बच्चों जो एंथैल्पी चेंज होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। क्यों? क्योंकि आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। अच्छा, अगर इन तीनों एनर्जी को कंबाइन कर दूं मैं तो क्या फॉर्मूला निकल आएगा? देखो, सब्लिमेशन का मतलब होता है सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करना। सब्लिमेशन एंथैल्पी यानी फ्यूजन और वेपोराइजेशन एंथैल्पी का जोड़ है। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड एनर्जी। सीधी सी बात है कि बॉन्ड को तोड़ने में जितनी एनर्जी चाहिए या दो एटम को जोड़ने में जितनी एनर्जी लगती है। एंथैल्पी चेंज वन मोल ऑफ बॉन्ड आर फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स आइसोलेटेड एटम इन गैस स्टेट, ये भी हो सकता है। और दूसरा एंथैल्पी रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट वन मोल ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन द एटम इन द गैस स्टेट। चाहे जोड़ लो चाहे तोड़ लो, बात एक ही है। फॉर एग्जाम्पल देखो, Cl2 को हमने 2Cl बना दिया, तो हमने क्या किया? इस समय बॉन्ड तोड़ा, तो जो भी एनर्जी निकलेगी बच्चों उसको हम बोलेंगे बॉन्ड एंथैल्पी। अब देखो उल्टा, अगर देखो इसको अगर मैं यहां चेंज करूं तो एंथैल्पी की वैल्यू माइनस हो जाएगी। क्लियर हो गया? तो बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए, जोड़ने के लिए एनर्जी रिलीज होती है। उसी तरह O2 का भी कॉन्सेप्ट है ना। अब देखो बच्चों यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, जो हमारे पास डायटोमिक मॉलिक्यूल है, जैसे ऊपर लिखा है Cl2, H2, O2, उनकी जो हमारे पास बॉन्ड एनर्जी होती है वो डिसोसिएशन एनर्जी के बराबर होती है, यानी एनर्जी ऑफ एटोमाइजेशन बॉन्ड एंथैल्पी। तोड़ने में और जोड़ने में जितनी एनर्जी लगती है वो दोनों एक ही चीज है, डिसोसिएशन एनर्जी और बॉन्ड एनर्जी दोनों इक्वल है। लेकिन बच्चों यहां पर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करूं मैं, जैसे CH4 है ना, मीथेन है, तो मीथेन की जो बॉन्ड एनर्जी होगी वो चारों कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी का एवरेज होगी। यानी देखो कार्बन पे क्या है? 4 बॉन्ड लगे हुए। यहां पे देखो बच्चों ये एनर्जी, इसकी एनर्जी, इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी, चारों की एनर्जी को मिलके जो है इसकी बॉन्ड एनर्जी बनेगी। क्लियर?